इंडिया में रहते हैं, कितने हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि कितने सारे यहाँ पे फेथ हैं, कितनी सारी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, कितना कुछ मेडिटेशन करने पढ़ने के लिए इतनी किताबें हैं, कितना कुछ है, हमारे वेद पुराण है, भगवद गीता है, कितना कुछ है पढ़ने के लिए। कुछ और जानकार हम बचपन से ही बड़े, हमें था अरे भगवान पता चले, भगवान कहाँ मिलेंगे, तपस्या करें, मंदिरों में जाएं, पहाड़ों में जाएं। नेचर से इंसान को बहुत सीखना चाहिए कि नेचर से जुड़ा रहे। मतलब जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधे ही लगाए, पर सारी विघ्न बाधाएं आज ही आनी है। किस्मत महान हो तो क्या करे इंसान। 3 बार ऐसे अटक चुका है, उसके बाद ये भी बाकी था होना। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है मेरे को। आई थिंक कोई कॉल आया तो रिकॉर्डिंग शायद रुक गई थोड़ी देर के लिए। क्या हो रहा है बार बार? मेरा सिस्टम बंद होने वाला है 2 मिनट में, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है इधर अभी। ऐसे कभी नहीं जाती है। आज मेरा टेस्ट ऑफ फेथ है। कोई हम फेथ की बात कर रहे हैं ना, तो डेविलिश फोर्सेस तो आने वाली। नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि। बड़ी सारी कठिनाइयाँ आई इस रिकॉर्डिंग को मुकम्मल करने में, पर हमने कर ली। सुप्रिया के साथ डिस्कशन का ये दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना है अभी तक तो जाके ज़रूर सुने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी और नेचरन बुद्धिज्म के बारे में। बहुत ही दिलचस्प बातें बता रही हैं सुप्रिया, जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं बहुत कुछ। धर्म और आध्यात्म के दरमियान एक बारीक सी रेखा है जिसको बहुत से लोग आज पहचान नहीं पाते हैं शायद, और ये संवाद उसी को समझाने का एक प्रयत्न है, एक कोशिश है। सुप्रिया का मानना है कि आज की जो डिफाइल्ड एज है युवाओं के लिए खासकर, एक लाइफ फिलॉसफी का होना बहुत ही ज़रूरी है उस शांति को हासिल करने के लिए जो कि आज के माहौल में बहुत आसानी से नहीं मिलती। ये ध्वनि पॉडकास्ट सीजन 1 जिसका नाम है सोचो, उसका आखिरी संवाद है और इस साल का भी। अगले हफ्ते एक हिंदी और एक अंग्रेजी का मोनोलॉग और आएगा बस, और उसके बाद नए साल में कुछ नए विचार, नए आइडियाज़ और नए अनुभवों के साथ एक नया सीजन। तो ये एपिसोड अभी सुनिए, अगला एपिसोड अगले हफ्ते सुनिए। पुराने एपिसोड्स ना सुने हों अभी तक तो उनको ज़रूर जाके सुनिए प्लीज़। फिलहाल आइए सुनते हैं आध्यात्म और नेचरन बुद्धिज्म के बारे में सुप्रिया पाठक से। here we go। अगर आप बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस नहीं करते, आप कोई और रिलीजन या कुछ भी फेथ में नहीं है, आप सिर्फ नेचर को देखिए। सही बात है। नेचर में इतनी चीजें हैं कि आपको सारा सच वहीं से पता चल जाएगा, है ना। जैसे अब हम अर्थ को ही करें अगर ऑब्जर्व, तो कभी कहीं पे समंदर में कुछ हो रहा है, कभी अर्थक्वेक आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ कि ये मेरे दिमाग की जैसे हालत है कि कभी कभी यकायक गुस्सा आ जाना, या कभी कभी 3-4 दिन बहुत खुशी के निकल रहे हैं, कभी कभी फिर एकदम ही लाइफ बड़ी डिफिकल्ट लगने लगती है। तो इसी तरह से अगर हम अपने आप को अगर समझ लेते हैं और नेचर से उसको जोड़ पाते हैं, तो बहुत सारी चीजें लाइफ में हल हो जाती हैं। और बाकी रहा जो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है या कर्मा की जो थ्योरी है, उसमें तो अगर इस पर्टिकुलर बुद्धिज्म का जो ये स्ट्रीम है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि इतने सारी बुद्धिज्म की तो जहाँ जहाँ गया बुद्धिज्म, ये भी बात थी कि बड़ी अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया से पैदा हुआ और इंडिया में ही नहीं बढ़ा और आगे बढ़ता रहा। तो चाइना गया, जापान गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत जगह, पर इंडिया में कुछ नहीं हुआ। तो ये एक अभाग्यपूर्ण ही बात कहेंगे कि यहाँ नहीं फैला बुद्धिज्म इतना, पर जहाँ पे भी गया वहाँ के लोकल फेथ से मिलकर काफी चेंजेस ला सके जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके फेथ सिस्टम में। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, अब आप मतलब उसे कन्वर्जन कह लें या फेथ ले लेना कह लें, तो वही अर्थली डिजायर्स आर एनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी डिजायर है उसको फुलफिल करने के प्रोसेस में ही आपको एनलाइटनमेंट मिलने वाली है। तो इस प्रैक्टिस का तो यही सार है कि क्योंकि हर कोई अलग तरीके से डिजाइंड है, हर किसी का जिसे कहते हैं एक बड़ा संरचना बड़ी अलग तरीके से करी है नेचर ने। तो मुझे लगता है कि मैं या मेरे कुछ और जानकार, हम बचपन से ही बड़े, हमें था अरे भगवान पता चले, भगवान कहाँ मिलेंगे, तपस्या करें, मंदिरों में जाएं, पहाड़ों में जाएं, क्या करें। तो मतलब मैं कुछ टाइम पहले भी
विपासना के लिए भी गई 10 दिन, और बड़ा मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ इतना। मतलब वो मेरी सोच थी कि मुझे लगा कि मैं इतनी देर 10 दिन सांस पे फोकस करके, तो इससे अच्छा तो मैं मतलब 10 दिन अगर अपना चैंट ही कर लूँ, तो बड़ा मेरा मन वहाँ मतलब विचलित रहा। तो मैं भाग ही गई एक्चुअली। तो वहाँ हफ्ते 8 दिन के बाद फिर एक कोई और मैं मेडिटेशन में किसी में कहीं गई, वो तो मुझे तो मतलब जो मेरा नेचर है वो मुझे लगता है उससे मेल नहीं खाया। अच्छा। तो हर किसी का अपना मुझे लगता है एक तरीका है, बट अल्टीमेटली जो है कि जो एक जो से कहते हैं ना कि अमिट सत्य है कि सब जो है हमारा ज्ञान जो है वो नेचर से ही है, और जो हमारी और लाइफ से ही है, और वो हमारी लाइफ जो है वो नेचर से या बाहर की लाइफ से कोई अलग नहीं है। अगर आप देखें तो पूरी उसी की रिदम में हम चल रहे हैं। और बस ये है कि जैसे हम जब एक बीज लगाते हैं जमीन में तो पहले नहीं दिखता, धीरे धीरे वो सैपलिंग बनकर धीरे धीरे करते करते इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ऐसे ही हमें अपने आप पर मेहनत और ऐसे ही हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस भी चीज में जिसमें भी हमारा फेथ है। तो ये मुझे लगता है कि एक आपका जो भी फेथ है, और दूसरा नेचर से इंसान को बहुत सीखना चाहिए कि नेचर से जुड़ा रहे। मतलब जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधे ही लगाए, पर 15 मिनट किसी पार्क में जाके बैठ गए, नेचर के क्लोज रहे। हाँ, नेचर में तो सब कुछ है। हाँ, सो ये मुझे लगती है बात। ये पूरी बात जो है ना, ये एक ऐसे सार पे आ रही है जो कि इस पूरे सीजन में जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं अभी तक पिछले 3-4 महीनों से, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि एक्सपेरिमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से चीज़ों को समझना, और जो आपने पहले बात कही थी कि किसी ने बता दिया उसको मान लिया और फिर करते रहते हैं लोग। तो वो खाना हो, एक्सरसाइजिंग हो, इन द सेम वे इट इज स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक दैट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, और उससे और वो जब आप मुझे लगता है आप ये सोचें कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं और आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे, तो आप तो स्पिरिचुअल हैं ही, है ना। मतलब हम जबान में भी करने से, अंग्रेजी में कई बार करेंगे दैट्स द स्पिरिट, अरे यही तो जज्बा चाहिए, स्पिरिट चाहिए। तो स्पिरिट तो आप ऑलरेडी हैं ही, राइट। बस उसके रियलाइजेशन में जब आप आ जाते हैं। और मतलब मैं सिर्फ बुद्धिज्म के लिए नहीं कह रही हूँ, हम तो इंडिया में रहते हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि कितने सारे यहाँ पे फेथ हैं, कितनी सारी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, कितना कुछ मेडिटेशन करने पढ़ने के लिए इतनी किताबें हैं, कितना कुछ है, हमारे वेद पुराण है, भगवद गीता है, कितना कुछ है पढ़ने के लिए। तो इंडिया में रहकर तो मुझे लगता है कि बड़ा, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और खासकर इस साल तो मुझे लगा कि जो इस साल काफी मतलब कोरोना की को थैंक यू, उसके चलते इतना फ्री टाइम मिला कि ये सब चीजें मैं और पढ़ पाई डिटेल में। तो इंडिया में एटलीस्ट रहकर मतलब अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, और अगर आपके पास ऐसे साधन हैं कि आप एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस में टाइम, पैसा और एनर्जी लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये एक बड़े भाग्य की बात है कि आप इंडिया में आप पैदा हो रहे हैं, या यहाँ का आपकी जड़ें यहाँ हैं। तो ये एक चीज मुझे लगती है कि ये हमें एक एडवांटेज है बाकी लोगों से, मुझे लगता है उनसे आगे। राइट, सही है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरे को लगता है बहुत सारी बातें करने को। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या पूछूं। स्क्रिप्ट में जो लिखा था उसका क्या रेलेवेंस है, अभी है कि नहीं। तो आपने स्क्रिप्ट में पूछा कि कोई स्टोरी या कोई इंस्पिरेशन या नरेशन, तो कोई इंसिडेंस ऐसा है तो एक जैसे एक चीज़ मुझे मतलब लगी, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स 12 साल पहले तो और यंग थी, तो तब एक बड़ा मुझे जुनून सा आया कि मुझे 2010 की बात है, तो मुझे लगा कि ये बात 2010 की कि इस साल कहीं बाहर जाना है मुझे। मतलब मैं काफ़ी अपने दोस्तों को ये बात बताती हूँ कि फेथ कैसे काम करता है ना, इस बुद्धिज्म में फेथ की क्या मायने है, फेथ की क्या वैल्यू है। तो जब हम जनवरी में इस प्रैक्टिस की एक बड़ी मीटिंग होती है, तो मुझसे किसी ने पूछा भाई इस साल के लिए तुम्हारा कोई टारगेट है? मैंने बोला हाँ कुछ है, 2-4 टारगेट, और एक मेरा इस साल का टारगेट है कि मुझे बाहर जाना है, कहीं मैं देश से बाहर जाना चाहती हूँ घूमने। और तब मतलब जो मैं एनजीओ में काम करती थी तब तो सैलरी मतलब इतनी थी कि बस महीने के अंत में मेरे बस का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकलता था। तो मुझे लगा मैं कौन से ऐसे देश जाऊं कि जो इस सैलरी में या जो मैं बचत कर रही हूँ कुछ 100 रुपए की हर महीने, इसमें मैं बाहर कैसे जाऊं। तो इस प्रैक्टिस में फेथ में लीडर्स होते हैं, तो जो आपसे थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बाकी कोई ऐसे कुछ फॉर्मल नहीं है उनकी पोजीशन के बारे में, तो जो आपसे थोड़ा कुछ ज्यादा टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया तो उन्हें लीडर कहते हैं। तो मैंने ऐसी लीडर से पूछा कि मैं क्या करूं इसके बारे में, ये मेरी एक बड़ी
बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा है इस साल की। तो उन्होंने कहा तुम प्रे करो। मैंने बोला ना पैसा है मेरे पास और ये वीजा वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, और कहाँ जाऊँ, किस कंट्री में जाऊँ मुझे पता नहीं। मैंने कहा कि तुम कहीं भी जाओ, तुम प्रे करो कि तुम जा पाओ और तुम अपना ह्यूमन रेवोल्यूशन करो, अब तुम फेथ में एक्सर्ट करो। तो मैंने फिर एक प्रेयर ऐसे लिखा कहीं कि मैं इस साल मैं बाहर जाऊँ। तो तब मैं एक एनजीओ में काम करती थी और फिर धीरे धीरे कुछ हुआ, प्रोजेक्ट कुछ चेंज हुआ, बहरहाल मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया। करते करते अप्लाई करते करते वो जनवरी फरवरी मार्च हो गया, मई का महीना आ गया। मैंने बोला तकरीबन आधा साल निकल गया, मैं बाहर कैसे जाऊंगी। तो मैंने कहा मैं पहला काम करती हूँ कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हूँ, मेरे पास था नहीं। तो मैं प्रे करती रही और मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अब मतलब मैंने अपना टारगेट मई तक का रखा था कि मैं मई तक चली जाऊंगी। तो पासपोर्ट अप्लाई किया ही हुआ था। बीच में मैंने एक और जॉब ज्वाइन कर ली और वो जॉब जो थी वो पहली वाले से भी बदतर हालत की। मैं स्लम्स में जाकर पढ़ाती थी और मतलब ओपन जिसे कहेंगे कि वो पूरा मतलब जितनी एक खराब जगह आप इमेजिन कर सकते हैं उतनी गंदी वो जगह थी। मतलब प्रॉपर स्लम्स, मतलब आई थिंक स्लम वाले भी वहां नहीं रहना पसंद करेंगे। दिल्ली के बहुत ही खराब इलाकों में से वो जगह थी। तो मैं वहां बैठकर एक दिन ऐसी क्लास के बाहर सोच रही थी कि मैं कहाँ इमेजिन कर रही हूँ बाहर जाना, और ये तो मेरी नौकरी है कि मैं यहाँ ऐसे काम कर रही हूँ। तो फिर मैं फेथ में गई और थोड़ा गाइडेंस ली और थोड़ा और बताया और उनका और चैंट करो या इस तरीके से चैंट करो कि तुम खुद ही नहीं विश्वास करोगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी तो कैसे होगी। तो मैंने कहा कि आप लॉजिक लगाएं, मैं इतनी जहाँ काम करती हूँ मेरी तनख्वाह इतनी है, ये कोई मेरी अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास बाहर जाने के लिए। तो ये बातें सब बड़ी कोई बाहर वाला सुने या जो फेथ में नहीं है वो सुनेगा कि बड़ी अजीब सी बात है, मतलब इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या रिलेशन है। तो करते 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 मैंने मई का टारगेट रखा और मई खत्म होने को था कि एक दिन मुझे ऑफिस से कॉल आई कि हम पूछना चाह रहे थे कि आप क्लास में क्या पढ़ाती हैं। तो और मैं थोड़ा मतलब जैसे हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है ना, कुख्यात थी पढ़ाने के लिए कि मैं बच्चों को पढ़ाती कम थी और पिक्चरें और गाने ये सब बहुत ज्यादा सिखाती थी। मुझे लगता था इन्हें अंग्रेजी भाषा को प्यार करना चाहिए पहले ना, उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये बोल चाल में ला सकें। तो मुझे फोन आया और उन्होंने बोला कि हमने सुना है कि आप क्लास में पिक्चरें दिखाती हैं और गाने सुनाती हैं। तो मैंने कहा अब तो पकड़े गए, अब तो डांट लगेगी या फिर नौकरी जा भी सकती है। तो उन्होंने बोला अच्छा आपने कौन कौन सी पिक्चरें दिखाई हैं, क्या गाने सिखाए हैं, सुनाए हैं, क्या क्या कराते हैं। मैंने कहा मैं तो ये सब कराती हूँ और थोड़ा बहुत थिएटर भी करा देती हूँ। मैंने कहा कि ये तो आपके करिकुलम में है नहीं। मैंने कहा हाँ तो मैं क्लास एक्सटेंड कर लेती हूँ 1 घंटा और ये सब पढ़ा लेती हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप एक काम करें कि आप हमें इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन दे देंगे। तो मैंने बोला जरूर। चलो नौकरी तो नहीं जा रही है, प्रेजेंटेशन ही देनी है। तो उन्होंने बोला लेकिन प्रेजेंटेशन जो है तो वो तो आपको यूएस में जाके देनी पड़ेगी। ओके। तो अब तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए, मुझे लगा रही ये कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा कि आप हम तकरीबन 1 महीने के लिए यूएस जा सकते हैं, वहाँ काफी सारे स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में बहुत जगह विजिट करनी होगी और वहाँ पे तो अब अंधा क्या चाहे 2 आंखें। तो बस मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने फटाफट फिर जब हाँ हो गई तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह हमें भेज दीजिए। मैंने बोला पासपोर्ट तो आया ही नहीं अभी। तो फिर जो सिलसिला जो वहां से मेरी फेथ पर जड़ मजबूत हुई कि मैंने चैंट करना को जो सीरियसली लिया और इस प्रैक्टिस को सीरियसली लिया कि मतलब इन 10 सालों में मुझे अभी तक तो याद नहीं कि किसी चीज के लिए मैंने प्रे किया हो या कोई मेरी इच्छा रही और मैंने उसके लिए मेहनत करी हो फेथ में भी। मतलब सेक्युलर लाइफ में तो आपको करनी ही पड़ेगी ना, अब आप कहेंगे नौकरी मिल जाए और आप इंटरव्यू देने ही ना जाए तो पर फेथ के क्या मायने हैं मेहनत के। तो मैंने वो समझे कि असल में विश्वास क्या चीज है, जो हम कहते हैं ना फेथ कैन मूव माउंटेन्स और चट्टाने हिला सकता है और भगवान से टक्कर ले सकता है। तो फेथ एक्चुअली है क्या कि मैंने इसी प्रैक्टिस में जाना और जो भी रहा खैर मतलब बातें बड़ी ना करते हुए कि हुआ कि फिर मैं जुलाई के महीने में गई 1 महीने के लिए यूएस और फिर उसके बाद और भी 2-3 जगह विजिट हुआ और चीजें थी। तो ये एक मेरे हिसाब से मेरे लिए बड़ी एक विक्ट्री थी जो मैं काफी एग्जांपल देती भी रहती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ ये स्लम में बैठी हूँ और ये चीजें नहीं होने वाली हैं, पर उसके बाद से मैंने देखा कि मैंने हर साल या हर महीने का जो टारगेट अपने लिए रखा, कभी बहुत ही मटीरियलिस्टिक जो साउंड करेगा ऐसा टारगेट रखा कि कुछ रकम का रखा या कहीं जाने का रखा या किसी चीज का। तो इस प्रोसेस में जो मैंने विश्वास और जो कर्मा का कॉन्सेप्ट जो समझा है वो मुझे लगता है वो काफी अलग है हर उस प्रैक्टिस से जो मैंने पहले की है या जिसके बारे में सुना है या पढ़ा है। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि आप ये डिजर्व करते हैं और आप इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो पहला तो खैर हमारी प्रेयर यही है कि बुद्धाहुड ही अटेन करें। तो जब वो मिल सकता है तो ये बाकी सारी चीजें तो बहुत छोटी, मतलब मैं अपनी तर्जनी
यहीं पे रख सकती हूँ वाली बात है, इतनी इतनी छोटी हैं ये बाकी सारी चीजें। तो सारा सार ये है कि कोई एक लाइफ में एंकर या एक प्रैक्टिस या कोई एक चीज जिसके लिए आप डेडिकेटेड हैं, और अपने लिए डेडिकेटेड होने से ज्यादा तो मुझे लगता है कोई बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि हमारा सबसे पहला रिश्ता तो हमसे हमारे खुद से ही है, अपने आप से ही है। सही बात है। इस शरीर, इस दिमाग से, इस जबान से। तो मुझे लगता है कि और कुछ चाहे हम समाज में जाए ना, झंडे ना गाड़े या मोर्चे ना निकालें और चीजें करें, अगर हम अपने आप को और अपनी लाइफ को ही पॉलिश कर लें तो मुझे लगता है हर इंसान ये कर पाए, तो जिस भी लेवल पे, छोटा बड़ा जैसे भी, तो मुझे लगता है कि एक रेवोल्यूशन जरूर मतलब आ सकता है। आप उसे स्पिरिचुअल कहें या आप उसे सामाजिक कहें या आप उसे आध्यात्मिक कहें या आप उसे धार्मिक भी कह सकते हैं कई विषयों में। तो मुझे लगता है कि जो आपकी अपने लिए जो जिम्मेदारी है वो बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज है कि आप कुछ भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, और मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ तो फिलहाल मेरे लिए यही है। Nice. कोई ऐसा रिसोर्स, कुछ ऐसा सोर्स जो फॉर अ बिगिनर हु इज इंटरेस्टेड, लिसनर्स के लिए, विच यू कैन रिकमेंड, जो हम अपने शो नोट्स में भी डाल देंगे कहीं ना कहीं, अगर आप बता सकें तो। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो जो इंटरनेशनल है वो तो सोका गाकाई इंटरनेशनल के नाम से है, जो जापान में है। Okay. और उसका इंडियन एफिलिएट है भारत सोका गाकाई। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका, आई थिंक मुझे लगता है आज के दौर में जो सबसे बड़ा साथी है वो तो गूगल है। तो जो भी सर्च करने का मन हो तो कुछ भी कीजिए, चाहे पहाड़ों पे जाइए, चाहे कैंपिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, फिर एक चीज कोई पकड़ लीजिए। बिकॉज एक जो आप साइंस के हिसाब से भी देखेंगे, जो एक सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, जब आपकी शक्तियां या आपकी अटेंशन एक जगह पे आने लगती है, जो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कुछ भी हो तो कुछ भी कीजिए। मुझे लगता है बुद्धा होंगे या क्राइस्ट होंगे या प्रॉफिट मोहम्मद होंगे, जो भी होंगे, सबने कहीं ना कहीं एक बीज से शुरू किया होगा, और उसके बाद ही धीरे धीरे मे बी उनका कार्मिक अकाउंट इतना अच्छा रहा होगा कि वो एक ही लाइफ में पैदा भी हुए और एनलाइटन भी हो गए। और क्योंकि बैकग्राउंड से मैं हिंदू हूँ, तो मैं तो दूसरे जन्म में और जन्मों में विश्वास रखती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपके इतने अच्छे कर्म हैं या आपके पास इतना अच्छा एक संगीत है, आपके पास एक चीज जुड़ी हुई है कि आपको ऐसा ख्याल आ रहा है कि आपको कुछ करना है या आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है, और अगर कोई आपके आसपास नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं पूछने के लिए, तो अपने पर और गूगल पे फोकस कीजिए। मुझे लगता है बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। आप विपासना कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक है, वॉकिंग मेडिटेशन है। आजकल तो मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रही थी कि वो एक गुलाब का फूल लेकर उसकी हर पंखड़ी गिनते हैं और फिर धीरे 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 फूल के बीच तक जाते हैं मेडिटेट करने। तो ये भी एक प्रैक्टिस है। तो जितने लोग हैं उतने तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। तो आप कुछ भी मतलब देख सकते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। इतने सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ बहुत तरीके हैं लोगों से जुड़ने के। तो पर हाँ, अगर ये जो प्रैक्टिस मैं करती हूँ इसके बारे में बात करें तो भारत सोका गाकाई BSG या फिर सोका गाकाई इंटरनेशनल SGI के नाम से आप गूगल कर सकते हैं। और तरीका ये है कि आप ऑनलाइन जाकर ऐसे ज्वाइन करने का इतना चलन नहीं है। कोई आपको जानता हो वही आपको मीटिंग में इंट्रोड्यूस कराता है, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे को लेकर आता है, मतलब ये ऐसा है कि आपने किसी को बर्थडे पार्टी में बुलाया है और ऑनलाइन इन्विटेशन जा रहे हैं अननोन लोगों को, पर अगर कोई खुद से ही बुलाए तो जैसा एक पार्टी में जाके अच्छा लगेगा, तो वैसा ही है। तो ये प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। ये है कि अब 10-12 साल हो गए ये प्रैक्टिस करते, और उम्मीद तो यही है कि एंड तक इसी को प्रैक्टिस करूंगी और जो और जानने का होगा। पर ये भी एक चीज है कि जो इस प्रैक्टिस की मुझे अच्छी बात लगती है कि आपको लिमिट नहीं करती कि बस यही है जो है, इससे आगे कुछ नहीं है, बस इसी में और कुछ मत मानो या और मत। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, क्योंकि लाइफ को किसी भी एक धर्म में या एक फिलॉसफी में बांध लेना मुझे लगता है वो इनजस्टिस होगा लाइफ के साथ। तो आप जब तक हैं, हर रोज एक नई चीज। अब हमने कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कोरोना जैसी कोई चीज आएगी और ऐसे इतना पूरी दुनिया रुक जाएगी। पर एक तो लाइफ को अंडर एस्टिमेट ना करें, और दूसरा लाइफ को सोचें कि ये एक ऐसी चीज है जो एक अपॉर्चुनिटी है, और ये रोज नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो बुद्धिज्म में जो है कि एक कॉन्सेप्ट इस प्रैक्टिस में ये भी है कि फ्रॉम दिस मोमेंट स्टार्ट अफ्रेश, फ्रॉम दिस मोमेंट। सो हर मोमेंट जो है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इसमें जो हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इचिनेन सांजन का एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी इच्छा शक्ति है वो आपको तो एक रेल्म में दिख
दिख रही है कि मैं अब आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपसे हम दोनों एक चर्चा कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो तकरीबन 3000 रेल्म में ये बात आपकी और मेरी हो रही है। अगर हम एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो वो कहते हैं कि 3000 रेल्म में प्रेजेंट पास्ट, उस प्रेजेंट पास्ट की और रियलिटीज तो ये बहुत सारी पैरेलल रियलिटीज में आपकी मेरी इस समय ये बात चल रही होगी एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हम तो यहीं तक देख पा रहे हैं, हमारी नज़र या हमारी सोच यहीं तक सीमित है। लेकिन अगर आप बुद्धिज्म के हिसाब से देखें तो 3000 रेल्म्स में ये चीज़ें चल रही हैं और कोई चीज़ जो 3000 रेल्म में चल रही होगी वो कितनी स्ट्रांग होगी। तो जब आप लाइफ को या किसी चैलेंज को या किसी चीज़ को हाँ या ना करते हैं तो वो उसकी 3000 वेरिएशंस चल रही हैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में। तो इतनी तो ताकत आपका एक ख्याल या आपका एक मोमेंट रखता है। तो ये देखते हुए जो लाइफ है मेरी या एक ह्यूमन लाइफ के लिए जो एक रिस्पेक्ट है जो मुझे पहले इतनी नहीं महसूस होती थी, वो मुझे लगता है मेरे लिए तो इस सारी प्रैक्टिस का एक यही सार है कि अपनी लाइफ में इतना बिलीव करना कि जो हमें मिला है ये कुछ खास है, ये ऐसा नहीं जो हर किसी को मिलता है। तो मुझे लगता है ये ध्यान में रखते हुए जब हम जिंदगी का हर एक मोमेंट एक दिन हम ऐसे खर्च करें कि ये एक बड़ी पूंजी है और हमें इसे बड़े तरतीब से खर्च करना है। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या जो भी फिलॉसफी हम फॉलो करते हैं उसको इस हिसाब से देखें कि ये बड़ा गिना चुना है हमारे हाथ में और इसको हमने बड़ा तरतीब से खर्च करना है, तो तब मुझे लगता है हम बड़े कॉन्शियस हो जाएंगे। जो आखिरी 500 या 1000 रुपए जब जेब में या अकाउंट में बचे होते हैं तो बड़े हम उस समय संभल जाते हैं ना कि इसको बड़े तरीके से खर्च करेंगे। तो वैसे ही मुझे लगता है लाइफ के लिए। क्या बहरहाल लाइफ तो वैसे भी इटर्नल है अगर आप बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट देखें। तो अंत में मतलब यही है कि कुछ कीजिए, कुछ भी कोई प्रैक्टिस तो एक सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट लाइए कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खोज शुरू करें। और अपने से अच्छा तो मुझे लगता है कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो अपने में इन्वेस्ट करें और अपनी प्रोग्रेस करें। और उसी प्रोसेस में आप देखेंगे कि आप समाज के लिए भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो आप अपने आप से शुरू करें। राइट। मूल मंत्र यही है, मूल मंत्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगता है मेरे को बहुत सारी बातें करनी है। आज इतनी सारी चीजों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है इस चीज के लिए, बट ये भी लाइफ है, डेविलिश फोर्सेस ये भी लाइफ है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन दिस शो। और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी बातें करेंगे हम इस बारे में आगे चल के, आई होप। बिल्कुल, थैंक यू पार्थ। माय प्लेजर, थैंक्स अ लॉट। बतियाते हैं फिर। बहुत ही अच्छा लगा सुप्रिया के साथ आध्यात्म की ऐसी रेलेवेंट बातें करके, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला सुप्रिया के अनुभवों को जानकर और उनका नज़रिया समझकर। अगर आपके भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं या विचार हैं या बस कुछ अनुभव हैं छोटी छोटी बातों को लेकर ही सही, इस माध्यम की रचना ही यही सोचकर की गई है कि उनको एक जरिया मिल सके औरों तक पहुंचाने का। क्या पता हमारी एक छोटी सी बात, विचार या अनुभव किसी और के लिए बहुत काम का हो, उनको ज़ाया ना होने दें। मुझे लिख कर बताएं। info@dhwani.co.in पर वेबसाइट पे लॉगिन करिए जो कि है dhwani.co.in/podcast। फेसबुक पे वॉइस नोट्स भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स शो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस शो को होस्ट और प्रोड्यूस किया है मैंने, मेरा नाम है पार्थ चौहान। शो का म्यूजिक बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने और ध्वनि का लोगो डिजाइन किया है सौम्या गर्ग ने। ध्वनि पॉडकास्ट हर मेजर पॉडकास्टिंग और म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे सुना जा सकता है, जैसे स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और हर उस जगह जहां पॉडकास्ट्स मिलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कर लीजिएगा प्लीज, उससे काफी हेल्प मिल जाती है। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट्स पे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप रेट और रिव्यू भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको अभी तक का काम अच्छा लगा हो तो आप मेरे लिए चाय या कॉफी के कुछ कप खरीद कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने शो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगले हफ्ते सीजन 1 का आखिरी एपिसोड है, तो उसको ज़रूर सुनिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। तो अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। एडवांस में मैरी क्रिसमस, अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।